अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी पार्ट 1 का सिलेबस, जिसका चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन। ठीक है, और हमारा टॉपिक नंबर 3 है ये अभी तक का, ठीक है, जो न्यू सेशन है उसके अकॉर्डिंग। और टॉपिक का नाम है बायोलॉजी एंड द सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड, यानी कि जो साइंस की फील्ड है बायोलॉजी, उसने इंसान की किस तरह से किस किस फील्ड में जो है हेल्प की है और उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेहतर बनाया है। ठीक है, यानी कि हमारी ज़िंदगियों को कैसे बायोलॉजी ने जो है बेहतर बनाया है इसकी स्टडी ने। ठीक है, तो वो चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। बहुत ही ईजी टॉपिक है और जल्दी से आपको आसानी से समझ भी आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम प्लांट प्रोडक्शन की बात करते हैं। अब प्लांट्स जो हैं उनकी प्रोडक्शन में ट्रिमेंडसली जो है ना यील्ड इंक्रीज़ हुई है। यानी कि अगर आपको नॉर्मल ज़ुबान में आम ज़ुबान में जो है समझाया जाए तो पहले अगर हमारे पास एक जो भी फसल उगती थी, जितना उससे हमें अनाज या जितना फूड मिलता था, जिस चीज़ की भी हम काश्त करते हैं, तो अब उसकी अमाउंट में, उसकी क्वालिटी में हर तरह से इजाफा हो गया है। ठीक है, जाहिर बात है ज़्यादा यील्ड होगी, ज़्यादा हमें उससे मिलेगी चीज़, ठीक है, हमारी फसल से, तो क्या होगा, उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, माली फ़ायदा भी होगा। और जिस कंट्री के लिए भी ये टेक्निक्स अपनाई जाएंगी उसकी बेटरमेंट के लिए, तो क्या होगा, उस मुल्क को भी फ़ायदा पहुंचता है। ठीक हो गया। अब क्या है, बेसिकली हमारे फूड क्वालिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा हमें इसमें माली फ़ायदा भी पहुंचता है। ठीक है, प्लांट्स में। अब ये कैसे किया जाता है? प्लांट्स एंड एनिमल ब्रीडर्स हैव डेवलप्ड थ्रू सिलेक्टिव ब्रीडिंग। अब क्या करते हैं कि इसमें सिलेक्टिव ब्रीडिंग कराई जाती है एनिमल्स की, जिससे क्या होता है कि एक बेटर प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। अब अगर हम देखा जाए यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स, इसमें जेनेटिक्स भी यूज़ होती है कि ऐसे जीन्स ले लिए जाते हैं एक एनिमल के, जो कि फॉर एग्जांपल एक काऊ को जो है ब्रीड करवाया जा रहा है, एक ऐसी काऊ को जो ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो उसका जो जीन्स है वो दूसरे में भी इंसर्ट किए जाएंगे ताकि दूसरी काउस भी जो क्या है ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करें, तो उससे क्या होगा, फ़ायदा होगा, जाहिर बात है। और उसके अलावा जो है वीट, राइस, कॉर्न, चिकन, काओ एंड शीप, ये सब भी सिलेक्टिवली ब्रीड करवाए जाते हैं। अगर ऐसा एनिमल जो है वो बनाया जाएगा, ऐसी उसकी जीन्स बना दी जाएंगी कि वो उससे हमें ज़्यादा मीट मिलेगा। ज़ाहिर बात है, एक सेहतमंद जानवर से हमें ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का और ज़्यादा अमाउंट में या ज़्यादा क्वांटिटी में भी मीट मिलेगा। ठीक है, तो इसका भी फ़ायदा है। तो ये किस तरीके से किया जाता है? ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग से। सिलेक्टिव ब्रीडिंग से मतलब ही नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि सिलेक्टिव जो है ना एनिमल्स यूज़ किए जाते हैं, जिसकी जीन्स हम लोग लेते हैं, दूसरे एनिमल्स में इंसर्ट करते हैं, या दोनों को ब्रीड करवाया जाता है। एक एनिमल अगर जिसमें ज़्यादा काऊ में मिल्क प्रोडक्शन है, एक में नहीं है, और उन दोनों को इंटर ब्रीड करवाया जाएगा, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, वो वाले जीन्स आगे पास आउट होंगे और ऐसा प्रोडक्ट हमें मिलेगा, ऐसा एनिमल मिलेगा जो कि ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करता होगा। ठीक है, तो इसको हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। उसके अलावा पोल्ट्री ब्रीडर्स हैव डेवलप्ड ब्रॉयलर्स फॉर गेटिंग क्विक एंड चीप वाइट मीट। अब हम चिकन खाते हैं, आपको पता है, चीप भी है, यानी कि बाकी गोश्त के मुकाबले में सस्ता होता है और ज़्यादा क्वांटिटी में आम जो है अवेलेबल भी है, ताकि जो है हमारी सोसाइटी में रहने वाले आम मतलब ह्यूमन बींग्स की क्या है नीड को पूरा करता है। यानी कि ये नहीं हो सकता कि गोश्त की कमी हो जाए, वो सबको लिए जो है एक अच्छी क्वांटिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये सारे के पोल्ट्री ब्रीडर्स करते हैं, यानी कि जो कि इस प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, वो साइंस की इन टेक्निक्स को यूज़ करते हैं और ज़्यादा मीट और सस्ता मीट जो है वो बनाने में कामयाब हो पाए हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब जेनेटिक से मीन्स हम जीन्स को जब यूज़ करते हैं। ठीक है, अब अच्छी क्वालिटी के या अच्छे जीन्स, यानी कि हमारे सेलेक्टिव जो हमारी क्या कहते हैं रिक्वायर्ड जीन्स हैं, उनको लेना, दूसरे में इंसर्ट करना और उससे जो है प्रोडक्ट हासिल करना, दिस इज़ कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, जीन्स फॉर डिजीज रेजिस्टेंस एंड अदर डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू प्लांट्स यूजिंग द टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि प्लांट्स में भी ऐसे जीन्स इंसर्ट किए जाते हैं, जिससे क्या हो गया कि एक प्लांट जो है वो पहले अच्छा फ्रूट नहीं देता था, लेकिन अगर उसमें उस तरह के जीन्स, ऐसे जीन्स जो कि अच्छा और हाई क्वालिटी और ज़्यादा जो है फूड उससे
प्रोड्यूस हो सके, उसका फ्रूट बन सके, ठीक है, ऐसे जीन्स इंसर्ट कर दिए जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि हमें ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का जो है उन प्लांट से जो भी उसका फ्रूट है वो हमें मिल सकता है, ठीक है। उसके अलावा ऐसे जीन्स इंसर्ट किए जाते हैं जिससे क्या होता है कि डिफरेंट इंसेक्ट्स जो हैं उन प्लांट्स पे जो है उनको नुकसान नहीं पहुंचा पाते। उन प्लांट्स में इनबिल्ट ये चीज़ हो जाती है कि वो इस तरह के जो इंसेक्ट्स, पहले उनको बहुत सारी फसलें जो ऐसे ख़राब हो जाती थी कीड़ों से, इंसेक्ट से, पेस्टिसाइड से, तो फिर क्या होता था कि वो नुकसान हो जाता था। अब प्लांट्स में ऐसी जीन्स इंसर्ट कर दी कि वो इंसेक्ट्स जो हैं वो उन्हें कुछ नहीं कह पाते, ना ही उनको किसी किस्म की बीमारी होती है, तो क्या होता है कि प्लांट्स बिल्कुल सही रहते हैं। ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग से किया जाता है। अब जो प्लांट्स जिनमें फॉरेन डीएनए या जीन जो है इंसर्ट किया होता है हमने, उनका नाम क्या है, उनको हम कहते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ठीक है। ऐसे प्लांट्स जिनमें फॉरेन डीएनए या जीन्स को इंसर्ट किया है उनको हम कहते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ठीक है। सच ट्रांसजेनिक प्लांट्स कैन बी प्रोपगेटेड बाय क्लोनिंग। अब बेटा क्लोनिंग क्या है, अब देखो हम लोगों ने अभी बात की कि ऐसा हम लोगों ने प्लांट लिया जिसमें फॉरेन डीएनए डाल दिया, यानी कि अपनी मर्जी का जीन उसमें इंसर्ट कर दिया है, तो अब क्या होगा, उसको कैसे हम लोग आगे रिप्रोड्यूस करवाएंगे कि वो 1 से 2, ज़ाहिर बात है ऐसे ही होते हैं ना, रिप्रोडक्शन बढ़ती रहती है, तो फिर क्या होगा, हम क्या करेंगे, इसके लिए क्लोनिंग की टेक्निक यूज़ की जाती है, जिसमें क्या होता है कि आइडेंटिकल कॉपीज़ बन जाती हैं, ठीक है। जैसे हम फोटो कॉपियर के पास जाते हैं कोई नोट्स लेकर, वो सेम जो है हमें वैसे ही नोट्स दोबारा दे देता है और हमारे पास 1 से 2 हो जाते हैं। इसी तरह क्लोनिंग के प्रोसेस में वो जो जीन्स वाला, जो हमारी पसंदीदा जीन्स वाला प्लांट था, उसकी क्लोनिंग करवाई जाती है और इसकी बहुत सारी कॉपीज़ जो हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए बना ली जाती है। अब आपको पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ 1 पेरेंट होता है और उससे जो है सेम एनिमल जो है आगे रिप्रोड्यूस हो जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, जो पसंद वाले जीन डाल के उस प्लांट को कंप्लीट अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है डिज़ाइन करके उसकी कॉपीज़ बना दी जाती हैं और उससे जो है फ़ायदा हासिल किया जाता है, ठीक हो गया। तो इसको ये सब किस में आते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में आते हैं। और इसी चीज़ को हम टिशू कल्चर टेक्निक भी इसी तरह से होती है, जिसमें क्या होता है कि एक टिशू जो कि आपको रिक्वायर्ड आपकी जो भी चीज़ है वो प्रोवाइड कर रहा है उस टिशू से, तो उसकी क्या की जाती है, कल्चर किया जाता है। उसमें भी क्या होता है कि उस तरह की सेम चीज़ जो है वो बनती जाती है, जैसे कि क्लोनिंग का प्रोसेस था, ठीक हो गया। तो ये सब किस में आता है, ये सब आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। ओके जी, तो नेक्स्ट इज़ बायोलॉजिकल कंट्रोल। अच्छा, पहले ज़मानों में, पहले भी खैर एक तो वक्त था कि जब कुछ भी नहीं था, तो तब क्या होता था, जो फसलें वगैरह वो ख़राब हो जाती थी, फंगस ने अटैक कर देना, डिफरेंट इंसेक्ट्स ने अटैक कर देना, तो क्या होता था कि जो सारी मेहनत थी वो सारी ज़ाया हो जाती थी और बहुत सारा जो है इस तरह से फूड जो था वो ज़ाया हो जाता था, ठीक है। जो भी फील्ड थी वो ख़त्म हो जाती थी इन वजूहात की वजह से। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर केमिकल जो है ना, जिसे हम खाद कहते हैं, ठीक है, वो यूज़ करना शुरू कर दी हम, जिसे हम फंजीसाइड्स कहते हैं, इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं। फंजीसाइड्स ऐसी केमिकल्स जो कि फंगस जो लगती है प्लांट्स को उसको ख़त्म करता है। इंसेक्टिसाइड्स उन्हें कहते हैं जो कि इंसेक्ट्स प्लांट्स पे हमला करते हैं उनको ख़त्म करता है, ठीक है, उनसे प्लांट्स को बचाता है, उसको हम इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं। तो ठीक है, ये वाले केमिकल्स जो थे ना, ये भी खैर साइंस की वजह से ही हमें पता चले, इसको यूज़ करते थे लोग, लेकिन इसके बहुत सारे नुकसान थे, ठीक है। ये टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, जब किसी भी, फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ की खेत है, ठीक है, उसके ऊपर ये यूज़ किए गए हैं, ठीक है, तो वो साथ में ही होते हैं, ज़ाहिर बात है, जो भी उसका फ्रूट होगा जो हम ह्यूमन बीइंग खाते भी हैं, ठीक है, वो उसके साथ ही होता है। तो वो क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जाते हैं ऐसे केमिकल्स और क्या टॉक्सिसिटी जो है बनाते हैं, ठीक है। टॉक्सिक होते हैं यानी कि जहरीले होते हैं इंसानी ज़िंदगी के लिए, अगर ये जो है हम एज अ फूड इनटेक कर लें, ठीक है। तो क्या होगा, ये ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी नुकसानदेह है। उसके अलावा ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी फैलाते हैं। इस तरह के केमिकल्स यूज़ करेंगे तो हमारे इन्वायरमेंट में भी पोल्यूशन पैदा होती है, ठीक हो गया। अब क्या होता है, एक और इसका नुकसान है जो कि शायद इससे भी बड़ा नुकसान है, वो ये है कि प्लांट्स क्या होते हैं, रेजिस्टेंट हो जाते हैं ऐसे केमिकल से, जिनके एक तो
कुछ अरसे यानी कि एक दफ़ा हम लोगों ने फील्ड पे यूज़ किया, उससे फ़र्क पड़ गया, ठीक है। उससे क्या हुआ कि कोई फंगस नहीं लगी, कोई इंसेक्ट नहीं आया, लेकिन ऐसा ऐसा क्या होता है, जो प्लांट होते हैं ना वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, यानी कि फिर इससे ज़्यादा जो एनिमल्स होंगे ना, इंसेक्ट्स, उन पे जो प्लांट्स पे हमला करते थे या उनको नुकसान पहुंचाते थे, वो इस केमिकल से रेजिस्टेंट हो जाते हैं, यानी कि वो केमिकल ज़्यादा देर उनको नहीं रोक पाता। वो अपने अंदर इस तरह की चीज़ बना लेते हैं कि ज़्यादा देर ये केमिकल्स जो हैं उनको अब नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ठीक है। इसलिए हम उनसे कहते हैं कि वो इस चीज़ से रेजिस्टेंट हो गए। अब हम केमिकल्स ये इनको यूज़ करेंगे फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से ये जो है एक किस्म का फेल्ड मेथड समझा जाता है कि अगर हम फंजीसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करें, ठीक है। तो अब क्या है, न्यू बायोलॉजी ने जो इंट्रोड्यूस किया उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। अब ये क्या है, इन सब जो प्रॉब्लम्स जो पहले मैंने शेयर की हैं वो क्या है, ख़त्म हो जाएंगी बाय यूजिंग बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। अब इसमें क्या किया जाता है बायोलॉजिकल कंट्रोल में, हम लोग एक इंसेक्ट है जो कि एक फील्ड को नुकसान पहुंचाते हैं, हम उस इंसेक्ट का जो नेचर में क्या उसे कहते हैं कि अगर कोई उसका उसको उस पर फीड करता है, ठीक है। नेचुरली अगर हमें पता है, अब शेर जो है वो जंगल में बकरी, जो हिरन है, इस तरह के एनिमल्स पे ही जो है रहता है, ठीक है, रिलाई करता है, उन्हीं को खाता है एज अ फूड, ठीक है। तो इस तरह से जो इंसेक्ट्स की जो भी उसके ऊपर वो होगा, तो वो क्या करते हैं कि वो जो है ना, इंसेक्ट का जो ओरिजिनल इंसेक्ट जिस भी एनिमल का ऑर्गेनिज्म का प्रे होता है नेचुरली, ठीक है, उसको जो है उस फील्ड में इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है। फिर क्या करते हैं, ये वो जो है उनमें एक कंपटीशन हो जाता है, जो दूसरा हम लोगों ने इंसेक्ट जो है वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया है वो उन इंसेक्ट्स को खा जाते हैं, ठीक है, और एज ए रिज़ल्ट जो हमारी फील्ड है वो सेफ़ रहती है, ठीक हो गया। तो ये थी हमारा बायोलॉजिकल कंट्रोल, और इसकी जैसे एग्जांपल है, इससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। एन एफिड दैट अटैक्स वॉलनट ट्री इज़ बीइंग कंट्रोल्ड बायोलॉजिकली बाय अ वास्प दैट पैरासाइटाइज दिस एफिड। अब क्या किया उन्होंने, एक एफिड था, ठीक है, जो कि वॉलनट ट्रीज़ को अटैक करता था, ठीक है। अब वहाँ पे हम लोगों ने उसका नेचुरल प्रीडेटर यानी कि वास्प, जो कि किसको खाता था, एफिड को खाता था, वो वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया, और वो उसने क्या किया, उसने पैरालाइज कर दिया एफिड को। अब क्या है कि जो वास्प है ना, उससे वॉलनट ट्रीज को कोई ख़तरा नहीं है, ठीक है, इसलिए हमने वहाँ पे वास्प इंट्रोड्यूस करवा दी, जो कि वहाँ पे एफिड मौजूद था जिससे वॉलनट ट्रीज को ख़तरा था, वो उसने उसको पैरालाइज कर दिया। समझ आइए आपको, यानी कि हम लोगों ने नेचुरल प्रीडेटर्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया जिसकी वजह से वो इंसेक्ट जो है ख़त्म हो गए विदाउट यूजिंग एनी केमिकल, फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड, ठीक है। Some bacteria are being used as biopesticide। अब हम लोग साइंस जो है वो बैक्टीरियाज को भी यूज़ करती है एज पेस्टिसाइड। वो क्या करता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक पूल है जहाँ पे बहुत सारी जो है फंगस और इस तरह की चीज़ें हो गई हैं, तो वहाँ पे कुछ ऐसे ख़ास बैक्टीरियाज भी इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं जो इस तरह के पोल्यूशन को ख़त्म कर देते हैं, वाटर पोल्यूशन को। तो ये भी एग्जाम्पल है बायोपेस्टिसाइड्स की, ठीक है। इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ अ पर्टिकुलर डिजास्टर्स डिजीज़ और ऑल अदर कॉमन डिजीजेस कैन be achieved by using all relevant methods such approach is called integrated disease management। ठीक हो गया। अब ये क्या हमें बता रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि इस तरह की बहुत सारी ख़तरनाक बीमारियां, ठीक है, जो प्लांट्स को हो जाती हैं उनको डील करना, और बहुत सारी आम जो है नॉर्मल भी देखी जाती हैं, उन सब को कंट्रोल करने के लिए इस तरह की मेथड्स जो है वो यूज़ करने को हम कंप्लीट एक टर्म, ब्रॉड टर्म यूज़ करते हैं इसके लिए, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। ठीक हो गया। तो ये था बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। अब इसके अलावा इसमें है हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, ठीक है। इट इज़ यूज टू टेस्ट वेदर अ सर्टेन न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर प्लांट और नॉट। अब हाइड्रोपोनिक, हाइड्रो मीन्स वाटर, ठीक है, ये कैसी टेक्निक है, इसमें क्या किया जाता है, ये वैसे तो यूज़ किस लिए की जाती है कि हम लोगों ने अगर फाइंड आउट करना है एक प्लांट को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, तो उसके लिए हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं। आर्टिफिशियली प्लांट को जो है ना बिल्कुल सॉइल वाला इन्वायरमेंट देने की कोशिश करते हैं वाटर के अंदर, यानी कि हम लोगों ने वाटर लिया, उसके अंदर प्लांट को रखा और उसके अंदर वो वाले न्यूट्रिएंट्स डाले जो हमें लगता है कि इस प्लांट के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है, और उसको कंप्लीट चेक किया कि
किस न्यूट्रिएंट से इसकी ग्रोथ में क्या फ़र्क पड़ता है। इस तरह से हम फाइंड आउट कर पाते हैं कि किस प्लांट को किस न्यूट्रिएंट की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है और किसकी नहीं है। ठीक हो गया। प्लांट्स आर ग्रोन इन एरिएटेड वाटर टू विच न्यूट्रिएंट्स मिनरल सॉल्ट्स हैव बीन एडेड। ये वही बात है जो मैंने आपको बताई है कि कंप्लीट वही चीज़ें जो सॉइल के अंदर प्लांट को चाहिए होती हैं वही हम वाटर में प्रोवाइड कर देते हैं आर्टिफिशियली मिनरल्स और सॉल्ट्स डाल के, और चेक करते हैं प्लांट की ग्रोथ को। ये वैसे हाइड्रोपोनिक फार्मिंग इतनी ज़्यादा फिजिबल नहीं है, यानी कि इजी नहीं है अगर की जाए तो, यानी कि बड़े लेवल पे अगर की जाए, लैब्स में तो की जाती है लेकिन बड़े लेवल पे इसको करना ज़रा मुश्किल है। लेकिन एस्ट्रोनॉट्स ऐसी जगह पे ज़ाहिर बात है जाते हैं प्लैनेट्स पे जहाँ पे सॉइल नहीं है, जहाँ पे जो है ना प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते, तो फिर क्या करते हैं इस तरह की जो है ना टेक्निक को यूज़ किया जाता है वहाँ पे, ताकि क्या हो वेजिटेबल्स वगैरह जो है ना एस्ट्रोनॉट्स ग्रो कर पाएँ। लास्ट इज पेस्चराइजेशन। अच्छा, ये बहुत ही फेमस टेक्निक है जिसको बेसिकली मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि लुइस पास्चर ने जो है इंट्रोड्यूस करवाई थी, डेवलप की थी ये टेक्निक। इसमें एक स्पेसिफिक पॉइंट तक जो है मिल्क को हीट किया जाता है, जिसमें क्या होता है फिर उसके अंदर डिफरेंट जो बैक्टीरियाज होते हैं जो कि मिल्क को ख़राब कर सकते हैं, ठीक है, वो सारा जो है डेड हो जाते हैं और फिर क्या है मिल्क को प्रिजर्व कर लिया जाता है। तो ये है पेस्चराइजेशन। ठीक है, तो और भी बहुत सारी टेक्निक्स जो हैं वो फूड स्पॉइलेज को रोकने से, फूड स्पॉइलेज की प्रिवेंशन के लिए जो है ना यूज़ की जाती हैं। आई होप कि आपको सब टॉपिक अच्छे से समझ आ गया हो, लेकिन अगर नहीं भी आया तो कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे कमेंट करके। और अभी तक अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो आप वो भी करवा लें। और सारे सिलेबस जो है वो कंप्लीट करवाया जा रहा है, MD-CAT, ईटा, NMD-CAT और E-CAT, ईटा, ठीक है, इन सब की तैयारी हो रही है। इंटर पार्ट 1, इंटर पार्ट 2 इन सब के कंप्लीट से सिलेबस करवाया जा रहा है। 9-10 की भी साइंस की सारी क्लासेस ली जा रही हैं। तो आप लोग और बहुत ही रीज़नेबल फ़ी है। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से अपना सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो ज़रूर अपना रजिस्टर करवाएं, ठीक है, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अच्छे से प्रिपेयर करें लेक्चर को। अल्लाह हाफ़िज़।